हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और तबीयत सेहत सब ठीक होगी। वेलकम टू वीडियोलॉजी। चलें जी, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या पढ़े हैं। हम पढ़ रहे हैं जू 103 प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक स्लाइड से, मतलब पीपीटी से। चलें जी, इसका कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें पढ़ लिया था 11 मॉड्यूल्स पढ़ लिए थे हमने 11 मॉड्यूल्स पढ़ लिए थे। और अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। ये हो ही नहीं रहा, क्लिक करके क्लिक हो जाना हो गया। क्लिक थैंक्स लॉर्ड। अच्छा, अब हम चल रहे हैं अपने 12th मॉड्यूल की तरफ, जो कि नीचे करके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर आ रहा है 4। हमने ये सब पिछले मॉड्यूल में पढ़ लिया है। अगर किसी ने मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ जाकर देख सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें और कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। सारी वीडियोस लिंक्ड हैं, इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी, ताकि कोई भी पॉइंट आपका रह ना जाए। ओके, मैं आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, जो तुम उसमें डायरेक्ट थोड़ा बहुत आपको ख्याल से मैं ज़्यादा आगे आ गई हूँ। देखते हैं ट्वेल्थ मॉड्यूल से भी स्टार्ट करना चाहिए। 11 है। ओके, ये रहा मॉड्यूल नंबर 12 स्टार्ट होता है जनाब। यहाँ से है बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। ये टॉपिक की कंटिन्यूशन है। कौन से टॉपिक की? बफन वाले की, उसकी कंट्रीब्यूशंस की कंटिन्यूशन। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम वर रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, शॉर्ट कमिंग्स क्या होती हैं? ड्रॉबैक्स होती है, मतलब कि वो चीज़ जो है ना, उसकी गलतियाँ होती हैं। अगर कोई भी लॉ या थ्योरी है तो उसकी गलतियाँ होती हैं, तो उसको शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं या फिर ड्रॉबैक्स कहते हैं। और डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम वाली कर रहा था उसकी। अब कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं है सुनने में, तो ये सिस्टम कैसे परफेक्ट हो सकता है? तो इस सिस्टम के अंदर कुछ गलतियाँ निकल आई। ठीक है, कब निकली? बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। यकीनन किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने काम किया होगा उसके ऊपर, इसीलिए। चलो जी, आगे चलते हैं। ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अपवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया अपवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं भी समझ रही हूँ इसको, बहुत सिंपल बातें हैं। चलो नेक्स्ट। इट कंसिस्ट ऑफ असेंबलिंग स्पीशीज बाय इंस्पेक्शन इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीशीज एंड फॉर्मिंग हायरार्की बाय अगेन ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टैक्सा ऑफ नेक्स्ट लोअर रैंक सिस्टम। हाँ जी, उसको उल्टा कर देंगे तो ये डाउनवर्ड को उल्टा कर देंगे तो ये हमारा सिस्टम बनेगा अपवर्ड। देखिए, मतलब कि नीचे वाले रैंक से लेकर, छोटे रैंक से लेकर ऊपर वाले रैंक तक जाना, इसको कहते हैं अपवर्ड जाना। और क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम एनिमल्स के ऑर्डर्स को इस तरह से पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो वो हो गई अपवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया, वो सही हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया बफन इन 1749 सपोर्टेड दिस। अच्छा, बफन ने इसको 1949 में सपोर्ट किया। ही सेड दैट द ओनली वे टू डिज़ाइन अ मेथड इज टू पुट टुगेदर द थिंग्स दैट ईच अदर एंड सेपरेट द थिंग्स दैट रिजेंबल ईच अदर। सॉरी,
एंड सेपरेट द थिंग दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर। सही हो गया जनाब। उसने कहा था कि एक ही तरीका है क्या करने का, कोई भी मेथड बनाने का, ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि या तो वो चीज़ें मिलती होंगी आपस में या फिर सेपरेट होंगी, या तो चीज़ें एग्जाम्पल करती होंगी या फिर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एंडरसन 1763 बोटनिस्ट है। एंडरसन एक बोटनिस्ट है। 1763 में उसने क्या किया, अप्लाइड दिस डिज़ाइन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब उसने अपवर्ड क्लासिफिकेशन का डिज़ाइन जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में अप्लाई किया, मतलब कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अपवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है। अब क्यूवियर रिकॉग्नाइज्ड 5 फाइला। अब क्यूवियर साथ थे एक जॉर्जियस क्यूवियर। वाह, आप ही की कमी थी सर। अब ये आ गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, क्यूवियर जो रिकॉग्नाइज्ड 5 फाइला, इन्होंने 5 फाइला को रिकॉग्नाइज किया। जॉर्जियस, सही है, क्यूवियर। चलो ये ठीक है। अब इनके डेट ऑफ बर्थ 1769 टू 1832। चलो सही है, तो सीक्वेंस में लिखा है, सही है। इन्होंने 5 फाइलों को रिकॉग्नाइज किया। बाकी यहाँ तक तो समझ में इतना आ रहा है। बाकी चलते हैं। वैन बेयर ओवन divided all species into limited number of groups। वैन बेयर ओवन भी एक दूसरा बंदा था, एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सारी की सारी स्पीशीज़ को लिमिटेड ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ईच रिप्रेजेंटिंग a distinct type। अब उसने एक नंबर ऑफ एक छोटे छोटे ग्रुप्स में एक हद तक ग्रुप्स बनाए। अब फॉर एग्जांपल उसने पाँच स्पीशीज़ का एक ग्रुप बना दिया होगा, या पाँच से 7 ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बना दिया होगा किसी भी टाइप का, और किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर। ठीक है। तो उसको डिस्टिंक्ट टाइप बोलते हैं, सबसे यूनिक टाइप। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि यूनिक। ओके, आगे चलते हैं हम। डार्विन पीरियड। आप लोगों ने भी डार्विन का नाम पहले सुना होगा बहुत बार, और मैंने भी सुना है। ठीक है। इसमें कुछ काम किए थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या Specialization became more pronounced. Many authors identified birds, beetles और butterflies। अच्छा, बहुत सारे ऑथर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया, बर्ड्स को आइडेंटिफाई, बीटल्स और बटरफ्लाइज को। क्लासिफिकेशन became more hierarchical and soon the categories family and phyla were added। पहले क्लासिफिकेशन जो है वो मोर प्रोनाउंस्ड हो के मतलब जानी लगी हर जगह पर, मतलब इसका इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद उसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन आ गई। स्पेसिफिकेशन किस तरह से आई, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज बन गई। कैटेगरीज तो पहले भी बनी हुई थी और कुछ मज़ीद ऐड हो गई, जैसे कि फैमिली, फाइलम। उसके बाद अब फिलोसॉफिकल गाइडलाइंस वर रिजेक्टेड। फिलोसॉफिकल गाइडलाइंस वर रिजेक्टेड। अब पता नहीं कौन किस इंसान ने फिलोसॉफिकल गाइडलाइंस दे दी होंगी, अब उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, सही। उसके बाद फिर सर्च फॉर अ नेचुरल सिस्टम वाज इंटेंसिफाइड। अब उन्होंने बोला है कि नेचुरल सिस्टम को ही देखना है। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मकबूल होगा, कि मतलब वो फेवर में होंगे नेचुरल सिस्टम पे। ठीक है। उसके बाद फिर उसको ही सर्च करेंगे। सही होगा। दिस थॉट वाज अप्लाइड बाय अ बोटनिस्ट इन 1873 में ये वाला थॉट सर्च फॉर अ नेचुरल सिस्टम जो है वो अप्लाई किया गया। एक बोटनिस्ट ने अप्लाई किया 1873 में, एंड लेटर बाय नियरली ऑल जूलॉजिस्ट। अब फिर बहुत सारे जूलॉजिस्ट ने भी वही काम किया, इसी को फॉलो किया। उसके बाद दिस शिफ्ट फ्रॉम डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन टू अपवर्ड क्लासिफिकेशन वाज अ फिलोसॉफिकल चेंज। अच्छा, ये सारा का सारा जो था ये शिफ्ट था डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन से अपवर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ, और इसको क्या कहा गया, फिलोसॉफिकल चेंज। फिलोसफी का मतलब है कि कोई लॉ बताया कि कोई बंदा कोई भी चीज़ बोलता है तो उसको एज अ लॉ, एज अ मतलब वो सारा का सारा ना सोच समझ कर बोलता है, तो उस पर अमल होता है। वो सिर्फ एक लाइन बोलता है और फिर उसके बाद उस पर अमल किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो यही बात है। वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता है, उसकी बेस पर बोलता है। ठीक
ठीक है, वो फिलोसफी होती है। अब फिलोसफी का गाइडलाइन वो इसके बारे में साइंटिफिक चीज़ों को उसने देख करके फिलोसफी का गाइडलाइन कुछ बताई होंगी, तो उसको यूज़ करते हुए ये सब उन्होंने किया। उसको यूज़ करते हुए ये एक बन गई फिलोसफिकल चेंज हो गया। ये अपवर्ड जो दोनों क्लासिफिकेशन के दो सिस्टम थे ना, वो एक को दूसरे के साथ चेंज कर दिया गया, ऐसे ही हो गया। उसके बाद हम चल लेते हैं आगे। एवोल्यूशनरी थॉट वाज वाइड स्प्रेड इन 18th सेंचुरी। अब एवोल्यूशनरी थॉट क्या होता है कि पहले एवोल्यूशनरी थॉट का मतलब है कि चीज़ें चेंज होती हैं। इंसान, एनिमल, सब लोग अपने शुरू के साथ से अब तक काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं लोगों में, ऑर्गेनिजम्स में। चेंजेस जो है ना, जैसे ऑर्गेनिजम्स पहले थे उनमें स्लोली ग्रेजुअली कुछ चेंजेस आए, ठीक है। इस नज़रिए को मानना कहते हैं एवोल्यूशनरी थॉट। इस नज़रिए कहते हैं एवोल्यूशनरी थॉट। वाज वाइड स्प्रेड इन 18th सेंचुरी। अभी 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा माना जाता था, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बिलीव करते थे। उसके बाद क्या हुआ, डार्विन बिलीव्ड इन फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, बट आफ्टर ऑब्जर्विंग नेचुरल फौना इन Galapagos Island, he began to believe in the plasticity of species. अब क्या हुआ, डार्विन ने जब डीप स्टडी की तो पहले उसको लगता था कि नहीं जी चेंज नहीं आता, फिक्सिटी का मतलब है फिक्स रहना, अपनी हालत में एक ही हालत में रहना। तो उसने कहा कि मतलब उसको लगता था कि मतलब चेंज नहीं आता, एवोल्यूशन वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं, कोई सीन नहीं। लेकिन उसने कहा कि उसने फिर जब स्टडी किया ना कुछ चीज़ों को, कुछ एनिमल्स को, फौना का मतलब है कि एनिमल्स, उसने गैलापागोस आइलैंड में कुछ एनिमल्स को स्टडी किया, तो फिर उसको यकीन होना शुरू हो गया कि प्लास्टिसिटी ऑफ स्पीशीज़ भी होती है। मतलब प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है, देखिए प्लास्टिसिटी जो है ना, ये चेंज से मुतरादिफ लिया गया, चेंज की जगह पर लिया गया, यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एवोल्यूशन की जगह पर यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को अगर हम किसी भी चीज़, किसी भी शेप में ढालना चाहे तो हम उसे डाल सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो वो चेंज ला सकती है अपने अंदर, मतलब चेंज हो सकती है, एक साख से दूसरी साख में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ सकते हैं स्लोली ग्रेजुअली अगर हम चाहें, तो इसीलिए इन्होंने चेंज के मुतरादिफ इस प्लास्टिक को लिया है, एवोल्यूशन के मुतरादिफ, ठीक हो गया। प्लास्टिसिटी किसकी है? स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ कौन है? ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ओवर दैट टाइम चेंज आता है, ठीक है, वो उनकी एवोल्यूशन है। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद फिर एम्पिरिकल टेक्सोनोमिस्ट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय डार्विन्स आइडिया। अब एम्पिरिकल टेक्सोनोमिस्ट कौन से थे? वो वाले टेक्सोनोमिस्ट जो कि किसी थ्योरीज और हाइपोथेसिस की बुनियाद पर एक्सपेरिमेंट कर कर के टेक्सोनोमिस्ट बने, ठीक है, क्लासीफाई कर कर के, क्लासिफिकेशन कर कर के, और वो लोग उसके किसी हाइपोथेसिस की बुनियाद पर जो है ना वो क्लासीफाई कर कर के ना अपना काम कर कर के टेक्सोनोमिस्ट बने, ठीक है। उनको कहते हैं एम्पिरिकल टेक्सोनोमिस्ट। और वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं किस बात से? डार्विन के इस आइडिया से। किस आइडिया से? वही इवोल्यूशन वाले आइडिया से जो डार्विन ने फील किया कि स्पीशीज़ में प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। एवोल्यूशन को डार्विन ने फील किया और उससे इन्फ्लुएंस हुआ कौन? एम्पिरिकल टेक्सोनोमिस्ट की। उसके बाद फिर द फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ अर्नेस्ट हैकेल ऑल्सो स्टिमुलेटेड द एम्पिरिकल वर्कर्स। अच्छा, फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ अर्नेस्ट हैकेल ऑल्सो स्टिमुलेटेड द एम्पिरिकल वर्कर। देखो जी, फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होते हैं? ये क्लासिफिकेशन की होती है, कुछ ट्री क्लासिफिकेशन की होती है ट्री की शक्ल में, जैसे अपवर्ड क्लासिफिकेशन है या लोअर या डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है, इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज को आपस में मिलाया हुआ भी बताया होता है और डिफरेंस भी बताया होता है, एक ट्री की तरह, ट्री की शाखों की तरह, ठीक है। और उसके अंदर एवोल्यूशन का भी जिक्र होता है, एवोल्यूशन का भी पता चलता है कि पहले ऑर्गेनिज्म ऐसा थे, उसके बाद उनमें डिफरेंस आता गया और वो शाखें अलग अलग होती जाती हैं, तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते जाते हैं, उनके डिफरेंसेस अलग अलग हो जाते हैं। तो उस तरह से उस ट्री को कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। अब वो किसने बनाया? अर्नेस्ट हैकेल ने। उसने भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया किसको? एम्पिरिकल वर्कर्स को। सही हो गया। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज़ वर डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। और इसके बाद इस काम के बाद क्या हुआ? अब इन लोगों की किस्मत अच्छी थी तो इनका काम बहुत ज़्यादा चमकने लग गया, बहुत ज़्यादा अच्छा इनसे काम हो गया, ठीक है।
बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। क्यों? अच्छा दिल लगा के इन्होंने काम किया हुआ था, इसलिए इनका काम अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद बहुत सारे न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर हुई, डिस्क्राइब हुई, इनके बारे में लिखा गया लोगों को बताने के लिए कि ताकि हम जैसे आप जैसे लोग पढ़ें और जानें ये भी चीज़ें थी इनके बारे में वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टार्टेड अराउंड 1930। अच्छा 1930 में सबसे बड़ी जो है वो डेवलपमेंट मॉडर्न टेक्सोनॉमी में स्टार्ट हुई। व्हेन द वर्कर्स रियलाइज्ड दैट द लिनियर स्पीशीज based on one or two specimens are not as perfect as those which are based on population। अब जनाब इन्होंने अब नए आ गए होंगे ना वर्कर्स, उन्होंने अब पुरानी चीज़ें उठाई और देखी और उनमें से उन्होंने देखा कि अब उनमें से उन्होंने देखा कि कोई ना कोई गलती हो सकती है, कोई ना कोई गलती हो सकती है, या उन्होंने दोबारा किया होगा, दोबारा करके देखा होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा उन्होंने। तो फिर उनको पता चला कि व्हेन द वर्कर्स रियलाइज, अब रियलाइज़ ऐसा ही हुआ होगा ना उनको, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसी गाइडलाइंस पे चलते हुए। तो दैट द लिनेस ने जो स्पीशीज डिस्कवर की थी बेस्ड ऑन 1 or 2 स्पेसिमेंस, और 1 or 2 स्पेसिमेंस पर बेस की थी उसमें जो स्पीशीज़ आर नॉट बेस्ट परफेक्ट एज दोज व्हिच आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब उसने लिनेस ने क्या किया था, 1 या 2 स्पेसिमेंस का एक ग्रुप बनाया होगा उसने, बहुत कम लेवल, छोटे लेवल पे उसने की होगी ना क्लासिफिकेशन। और अभी इन्होंने क्या किया कि इनको पता चला कि नहीं वो इतना एफिशिएंट नहीं था जितना एफिशिएंट ये है कि पॉपुलेशन की बेस पर एक या दो उसके मेंबर्स की बेस पर आप उनको क्लासीफाई करें, उससे ज़्यादा एफिशिएंट है कि तो एक पॉपुलेशन की बेस पर क्लासीफाई करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है। बात बताऊँ, ड्यू टू दिस मेयर इन 1942 कंसीडर्ड स्पीशीज एज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। अब इसकी वजह से के लिनियस ने जो कहा था कि स्पीशीज बेस्ड ऑन 1 or 2 स्पेसिमेंस आर नॉट एज परफेक्ट एज दोज व्हिच आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो है इस लाइन की वजह से ड्यू टू दिस मेयर इन 1942 कंसीडर स्पीशीज एज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। इसने एक स्पीशीज को इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन का ग्रुप कंसीडर कर लिया। ठीक है, दिस आइडिया ऑफ पॉपुलेशन टेक्सोनॉमी वाज so useful in developing that polytypic concepts। this idea for population, ये population का आइडिया population taxonomy मतलब कि population level पर classification technology was wonderful in developing the polytypic concept। polytypic का मतलब होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बेस पर हम एक ही टाइम पर एक पॉपुलेशन को स्टडी कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, न्यू टर्म्स लाइक न्यू सिस्टमेटिक्स एंड बायोसिस्टमेटिक्स वर एडेड टू एक्सटेंड द टेक्सोनोमिक थ्योरी। अब न्यू टर्म्स भी ऐड की गई, बायोसिस्टमेटिक और न्यू सिस्टमेटिक, ये जो है ना इसमें ऐड की गई टेक्सोनोमी में। ठीक है, टेक्सोनोमिक थ्योरी में इसको एक्सटेंड करने के बाद पब्लिकेशन ऑफ द बुक न्यू सिस्टमेटिक्स बिकम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनोमी। चलो जी, इसने तो अपने पक्का अपनी जगह बना ली हिस्ट्री, टेक्सोनोमी की हिस्ट्री में। किसने बना ली? पब्लिकेशन में, ये वाली पब्लिकेशन में न्यू सिस्टमेटिक्स की हो। उसके बाद टेक्सोनोमी गोट अ न्यू लेबल ऑफ बायोलॉजिकल टेक्सोनोमी गोट अ न्यू लेबल ऑफ बायोलॉजिकल टेक्सोनोमी। ठीक हो गया, अब यहाँ से इसका नाम पड़ गया टेक्सोनोमी का, बायोलॉजिकल टेक्सोनोमी। सही हो गया। बाय 1955 टेक्सोनोमी रीच सच अ स्टेटस दैट इट वाज कॉल्ड टेक्सोनोमिक एक्सप्लोजन। अब 1955 में क्या हुआ, टेक्सोनोमी इस लेवल तक, इस हद तक अप्रोच कर चुकी थी, इस हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी कि इसको कहा जाने लगा टेक्सोनोमिक एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? धमाका होता है। धमाका इससे मुराद ये हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हो गई टेक्सोनोमी में। ठीक है, उसके बाद न्यू सिस्टमेटिक डील एक्सक्लूसिवली विद द स्पीशीज लेवल। अब जो नए सिस्टमेटिक थे उसमें क्या बताया गया, वो जो है स्पीशीज लेवल तक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रही थी। ठीक है, द प्रेजेंट डे टेक्सोनोमिक वर्क इंक्लूड ऑल अवेलेबल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी। अब आजकल जो भी पाया जाता है, जो भी वर्क पाया जाता है टेक्सोनोमिक
वर्क जिसमें एनिमल्स क्लासीफाई किया गया है, उसमें बेसिस सारे के सारे अवेलेबल डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ मॉर्फोलॉजी एज एन ओरिजिनल बेस, फाइलोजेनेटिक अडेप्टेशंस, एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न्स, बायोकेमिकल वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़ एंड सिमिलैरिटीज़, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल रेप्लिकेबल टू टैक्सोनॉमिक स्टडी। पहले क्या होता था, पहले उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, फिर उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब जो है ना, आज की जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, ये करते करते मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या हो गया कि काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना देखा गया कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं, किस एंगल से हैं, किस तरह से हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की हैं, क्या डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में। उसकी बेसिस पर आजकल की क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये वाली बेसिस मैंने इसमें बताई है, इंस्टेड ऑफ मॉर्फोलॉजी के अलावा जो है एज एन ओरिजिनल बेस, सबसे ओरिजिन वाली बेस जिस बेस पर क्लासीफाई किया जाएगा वो सिमिलरिटी भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक अडेप्टेशंस, एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न्स, ठीक है। फाइलोजेनेटिक अडेप्टेशन का मतलब होता है एवोल्यूशनरी चेंजेस, एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न्स का मतलब एम्ब्रियोलॉजी में जब बच्चा बन रहा होता है, ठीक है, तो उस स्टेज पर कोई जो डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज़ हैं वो, बायोकेमिकल वेरिएशंस, कोई भी केमिकल जो है वो जिस्म में, बॉडी में उसकी तादाद, उसका होना ना होना, इसी तरह की सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस उसके बेसिस पर, जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़, जीन्स में कोई वैराइटीज़ होंगी, कोई डिफरेंसेस होंगे, कोई सिमिलरिटीज़ होंगी उस बेस पर, एंड सिमिलरिटीज़ देखा ना, वेरिएबिलिटीज़ मतलब वैराइटीज़, नंबर ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल इन जेनेटिक सिस्टम, इन जीन्स, और सिमिलरिटीज़ क्या है, एक दूसरे से कोई ना कोई पैटर्न मैच करता होगा किसी ना किसी एनिमल का। ओके हो गया। अब बिहेवियर का मतलब है कि किस तरह से बिहेव करता होगा। अब सिमिलर बिहेवियर भी हो सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर भी हो सकते हैं। इस केस पर भी ये बेसिस भी क्लासीफाई करने के लिए एनिमल्स को यूज़ की जाती है स्टडीज़ में। कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल एप्लीकेबल टू टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब इन सब को स्टडी किया जाता है। लो जी, हमारे लिए स्टडी करने के लिए ये सब कुछ है। हम अगर क्लासीफाई करने बैठेंगे एनिमल को तो फिर हमें ये सब कुछ नज़र में रखना होगा, तभी हमारी क्लासिफिकेशन अच्छी सी हो पाएगी। अगला मॉड्यूल है जनाब मॉड्यूल नंबर 13। ये हम देखते हैं कि है कितना बड़ा है। ओ ये एंड ही हो ही जाएगा, मतलब चलो पढ़ ही लेते हैं इसको भी। चलिए जी, आगे हमारा है मॉड्यूल नंबर 13 बेसिक डेफिनेशन सिबलिंग स्पीशीज़। अच्छा जी, सिबलिंग स्पीशीज़ का क्या मतलब है? 2 और मोर देन 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ विच आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक बट बिहेवियरली और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब देखें, सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई, स्पीशीज़ का मतलब स्पीशी, 2 और मोर एक से ज़्यादा, देन 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, एक या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा या फिर 2 क्लोजली रिलेटेड, 2 ऐसी स्पीशीज़ जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हों, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हों, विच आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, जो कि अपीयरेंस में मॉर्फोलॉजी क्या होता है? फिज़िकल अपीयरेंस में वो मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम हो, बट बिहेवियरली और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन बिहेवियर उनका अलग हो, रिप्रोडक्टिवली मतलब रिप्रोडक्शन उनकी अलग हो, अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हों, या फिर जीन्स अलग अलग हों, इससे ये भी रिप्रोडक्शन में आ जाता है, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये उनके अलग हों, सिर्फ सेम कैसे होने चाहिए? अपीयरेंस में सेम होने चाहिए, वो होते हैं सिबलिंग स्पीशीज़, ठीक हो। उसके बाद फिर एग्जांपल्स आर ड्रोसोफिला और पर्सिमिलिस, एंड डी स्यूडोप्स्क्यूरा। अच्छा, डी स्यूडोप्स्क्यूरा, ड्रोसोफिला स्यूडोप्स्क्यूरा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद ये उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। उसके बाद फिर सिबलिंग स्पीशीज़, द मॉस्किटो एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब स्पीशीज ऑफ विच a few are vector of malaria and the rest are harmless।
ये हो गया ना सही बात। ये दोनों सिबलिंग स्पीशीज़ हैं जो जिनमें जो है ना हमारे पास एक स्पीशीज तो वो कॉज करती है मलेरिया, और जो बाकी है जो वो हार्मलेस है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मोनोटाइपिक स्पीशीज विद अ सिंगल सब स्पीशीज कॉल्ड मोनोटाइपिक स्पीशीज। अच्छा, ऐसे स्पीशीज जिनके आगे से फर्दर डिवाइड करो तो सब स्पीशीज उनकी सिर्फ सिंगल होगी, वो होंगे मोनोटाइपिक स्पीशीज। अच्छा, फॉर एग्जांपल बार्डला लैबार्डा। अच्छा, बार्डला लैबार्डा, ओके। उसके बाद फिर पॉलीटाइपिक स्पीशीज। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, टाइपिक का मतलब होता है टाइप्स। ठीक है। अब ऐसे स्पीशीज कंटेन 2 और मोर सब स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जिसको अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसके साथ स्पीशीज के सब एक से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आर टाइगर पैंथरा। अब टाइगर एक स्पीशीज है, इसके सब स्पीशीज है पैंथरा टाइग्रिस विच हैज़ सेवरल सब स्पीशीज। ठीक है। एक टाइगर वैसे कॉमन नेम है, उसके बाद ये स्पीशीज का नाम है पैंथरा टाइग्रिस, और ये है विच है सेवरल सब स्पीशीज। ये सेवरल सब स्पीशीज हैं इसकी बहुत सारी। ठीक है। उसके बाद एंडेमिक स्पीशीज, द स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। अच्छा, द स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। अच्छा, ऐसे स्पीशीज जो ख़ास तौर पे एक मखसूस मकाम पर पाई जाती है। ठीक हो गया। यूनिक जगह होती है उनकी अपनी, वहाँ पर पाई जाती है, उनको कहते हैं पर्टिकुलर एंडेमिक स्पीशीज़। जैसे कि हमारा एक होता है, मैंने पढ़ा था, एक होता है वाइट कंगारू। वाइट कंगारू होता है ना, वो पाया जाता है पैसिफिक ओशंस की तरफ, मेरे ख्याल से, या साउथ अमेरिका की तरफ, उसी जगह पर पाया जाता है। अभी इस वक्त मुझे इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर मैंने पढ़ा है। चलो जी, आगे चलते हैं कि इसकी एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे दिए हुए। द डार्विनियन फिंचेस आर द एंडेमिक स्पीशीज ऑफ गैलापागोस। अब ये गैलापागोस आइलैंड, ये उनका यूनिक पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है। इंडस डॉल्फिन इन पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान इंडस डॉल्फिन का रीजन है, पर्टिकुलर रीजन, और इंडस डॉल्फिन क्या होगी, एंडेमिक स्पीशीज हो गई। ठीक है जी, यहाँ पर हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर जो है वो मॉड्यूल 13 एंड हो जाता है हमारा। आज इस वीडियो में हमने 12th मॉड्यूल भी पढ़ा, 13 मॉड्यूल भी पढ़ा, और 12th तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन 13 थोड़ा सिंपल था। एंड आई अंडरस्टूड वेरी वेल। आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो ताकि हम साथ साथ पढ़ते रहें और अच्छे से हमारे आगे के सेमेस्टर के मार्क्स दिया जाए इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।